नमस्कार। आज हमारे सामने जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़े कई सारे स्रोत हैं, कुछ लेख हैं, कुछ शोध हैं और हम कोशिश करेंगे कि इनमें जो गहरी बातें हैं उनको समझें। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी संस्कृति है। तो हमारा मकसद है इसकी जड़ों को देखना, रस्मों को समझना और आज के समय में खासकर ये जो 2025 का आयोजन हुआ उसके संदर्भ में इसके क्या मायने हैं ये टटोलना। बिल्कुल। और देखिए ये यात्रा जो है ये भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा, इन्हीं के इर्द गिर्द केंद्रित है। इसका जिक्र तो आपको स्कंद पुराण, पद्म पुराण जैसे बहुत पुराने ग्रंथों में भी मिल जाता है। और ये इसे मध्यकालीन ओडिशा से जोड़ते हैं, मतलब करीब 12वीं से 16वीं सदी का समय। और दिलचस्प बात यह है कि उसी दौर में ये जगन्नाथ पंथ एक तरह से कह सकते हैं कि आदिवासी आस्थाओं और वैदिक परंपराओं का एक अनोखा संगम बनकर उभरा। इसी वजह से इसकी इतनी लोकप्रियता है। अच्छा, तो इस यात्रा के कई अहम पड़ाव होते होंगे, है ना? शुरुआत कहाँ से होती है? शायद रथ बनाने से? हाँ बिल्कुल, शुरुआत होती है रथ निर्माण से। हर साल अक्षय तृतीया के दिन, जो एक शुभ दिन माना जाता है, उस दिन खास नीम की लकड़ी, जिसे दारू कहते हैं, उससे ये रथ बनाए जाते हैं। कुशल कारीगर होते हैं इसके लिए। और फिर वो स्नान पूर्णिमा, मैंने पढ़ा था 2025 में ये 11 जून को थी। इसमें मूर्तियों को स्नान कराते हैं। जी हाँ, स्नान पूर्णिमा। इस दिन मूर्तियों को 108 घड़ों के पवित्र जल से स्नान कराया जाता है। और मान्यता यह है कि इसके बाद देवता थोड़े अस्वस्थ हो जाते हैं, एक तरह से बीमार पड़ जाते हैं। बीमार, ये तो बड़ा दिलचस्प है। तो फिर क्या होता है? हाँ, ये एक अनोखी रस्म है। और इसी बीमारी या अस्वस्थता के कारण वो करीब 15 दिन के लिए एकांत में चले जाते हैं। इसे कहते हैं अनवसर। 2025 में ये 13 से 26 जून तक था। और इस दौरान मंदिर आम भक्तों के लिए बंद रहता है। अच्छा, 15 दिन के लिए बंद। और हाँ। फिर यात्रा से ठीक पहले? हाँ, यात्रा से ठीक पहले 26 जून को एक रस्म होती है, गुंडिचा मार्जन। और इसी से जुड़ी है वो प्रसिद्ध छेरा पहरा रस्म। हाँ, छेरा पहरा, जिसमें गजपति राजा खुद सोने की झाड़ू से गुंडिचा मंदिर तक का रास्ता साफ करते हैं। ये तो विनम्रता और समानता का बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक लगता है ना? निश्चित रूप से राजा का इस तरह सेवक के रूप में काम करना ये दिखाता है कि भगवान के सामने सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। फिर आता है मुख्य दिन रथ यात्रा का। 2025 में 27 जून को, आषाढ़ महीने की शुक्ल द्वितीया को, भगवान जगन्नाथ का रथ है। नंदी घोष, बलभद्र जी का ताल ध्वज और देवी सुभद्रा का दर्प दलन। नंदी घोष, ताल ध्वज और दर्प दलन। ओके। हाँ, ये तीनों भव्य रथ मुख्य मंदिर से निकलते हैं और करीब 3 किलोमीटर दूर गुंडिचा मंदिर तक जाते हैं। और आप सोचिए, लाखों लोगों का हुजूम, संगीत, कीर्तन, जयकारे, माहौल एकदम अद्भुत होता है। मैं कल्पना कर सकती हूँ। और फिर देवता गुंडिचा मंदिर में रुकते हैं कितने दिन? हाँ, वहां वो 9 दिन रुकते हैं। और इस दौरान भी कुछ खास रस्में होती हैं, जैसे हेरा पंचमी होती है जो 1 जुलाई को थी। इसमें देवी लक्ष्मी थोड़ा रूठे हुए भगवान जगन्नाथ को मनाने आती हैं। इसमें एक मानवीय पुट है। अच्छा, ये तो बड़ा प्यारा है। हाँ, और फिर 4 जुलाई को होती है बहुड़ा यात्रा, यानी वापसी की यात्रा। वापसी हो गई। तो क्या यात्रा वहीं खत्म? नहीं नहीं, अभी नहीं। समापन भी उतना ही भव्य होता है। 5 जुलाई को वापसी पर मूर्तियों का सुना बेश होता है, मतलब उन्हें सोने के भारी आभूषणों से सजाया जाता है। एकदम राजसी श्रृंगार होता है। वाह, सुना बेश। जी। और फिर अंत में नीलाद्री विजय की रस्म होती है, जिसके साथ उन्हें वापस मंदिर के गर्भगृह में स्थापित कर दिया जाता है। और तब जाके ये महापर्व पूरा होता है। ये तो रस्मों की बात हुई, जो अपने आप में बहुत गहरी हैं, लेकिन इसका सांस्कृतिक महत्व भी तो जबरदस्त है। आपने पहले समानता की बात की थी। वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो मान्यता है कि रथ की रस्सी को खींचने भर से मोक्ष मिल जाता है। और दूसरी बड़ी बात यह कि इसमें कोई भी शामिल हो सकता है, किसी भी जाति, धर्म, पंथ, देश का व्यक्ति, कोई रोक टोक नहीं। ये दिव्य समानता का प्रतीक है। ये वाकई बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और ये त्योहार सामुदायिक एकता को बहुत बढ़ावा देता है। लाखों लोग पुरी में इकट्ठा होते हैं। और सिर्फ पुरी में ही नहीं, ISKON जैसे संगठन इसे दुनिया भर में मनाते हैं। प्रयागराज से लेकर स्कॉटलैंड तक में रथ यात्रा निकलती है। अच्छा, दुनिया भर में? हाँ, फिर महाप्रसाद का वितरण है, चंदन यात्रा जैसे दूसरे उत्सव भी इससे जुड़े हैं। और देखिए, पश्चिम बंगाल में महेश नाम की जगह है, वहां की रथ यात्रा तो 1396 से चली आ रही है।
इससे पता चलता है कि इसका सांस्कृतिक प्रभाव कितना गहरा और व्यापक रहा है। 1396 से कमाल है। अच्छा, ये तो हुई परंपरा और इतिहास की बात। अगर हम 2025 के आयोजन पर वापस आएं, तो क्या कुछ खास बातें रहीं इस बार? 2025 की बात करें तो तारीखें तो हमने देख ही ली। 27 जून से 5 जुलाई तक मुख्य आयोजन रहा। पुरी के गजपति राजा द्वारा छेरापारा की रस्म इस बार भी पूरी श्रद्धा से निभाई गई। लेकिन एक चिंता की बात भी सामने आई। खबर थी कि बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से शायद 500 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ओ, ये तो दुखद है। इतने बड़े आयोजन में भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा वाकई एक बुरी चुनौती होती होगी। बिल्कुल, और इसके लिए इंतजाम भी कड़े थे। सुनने में आया कि 10,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी लगाए गए थे। ड्रोन थे, सीसीटीवी कैमरे थे। लेकिन इसी सुरक्षा की चुनौती से निपटने के लिए एक दिलचस्प तकनीकी चीज भी सामने आई इस बार। अच्छा, क्या? एक इंजीनियर हैं, अश्विन कुमार मिश्रा। उन्होंने रथों में ब्रेकिंग सिस्टम डिजाइन किया है। हाँ, सुरक्षा के लिहाज से। अरे वाह! रथों में ब्रेकिंग सिस्टम, ये तो परंपरा और तकनीक का सीधा संगम हुआ, और जरूरी भी लगता है इतनी भीड़ में। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे इस प्राचीन, सदियों पुरानी परंपरा को सुरक्षित बनाए रखने के लिए आज के जमाने के आधुनिक उपायों को भी अपनाया जा रहा है। और ये संतुलन साधना बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर हम देखें तो जगन्नाथ रथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक जुलूस भर नहीं है। ये इतिहास, गहरी आस्था, सामाजिक समानता, सामुदायिक उत्सव, इन सब का एक मिला जुला ताना बाना। स्नान पूर्णिमा की रस्मों से लेकर छेरा पहरा के संदेश तक, और अब ये आधुनिक ब्रेकिंग सिस्टम, ये परंपरा लगातार जी रही है, विकसित हो रही है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये एक जीती जागती विरासत है जो अपनी जड़ों को मजबूती से थामे हुए है, लेकिन समय के साथ बदल भी रही है, ढल भी रही है। और यह सोचना वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक इतना प्राचीन त्योहार आज भी लाखों लोगों को आस्था, समानता और उत्सव के एक धागे में पिरोता है। और भविष्य में यह संतुलन कैसे बना रहेगा, परंपरा और तकनीक का, आस्था और सुरक्षा का, ये देखने वाली बात होगी।